हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आप सभी का स्वागत है हिंदी मीडियम की स्पेशल जो क्लासेस चल रही हैं उसकी तीसरी क्लास में। पहली दूसरी क्लास में हम लोगों ने ताप, ऊष्मा और तापमापी के बारे में पढ़ा। आप सभी को मैं इस तीसरी क्लास में स्वागत करता हूँ। जो लोग पहली और दूसरी क्लास छोड़ चुके हैं वो जाके पहले वो दोनों क्लास भी पढ़ लें, और नहीं भी पढ़े हैं तो वो तीसरी क्लास को सीधे भी पढ़ सकते हैं। बीच में जब भी समय मिले उन दोनों क्लासों को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए, अपने इस खूबसूरत चैनल पे हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। ये चैनल खूबसूरत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये पहला चैनल है जिसमें सिर्फ हिंदी माध्यम के बच्चों को ध्यान में रखते हुए और उनको आईआईटी नीट लेवल की तैयारी कराने के लिए हिंदी में क्लासेस शुरू की गई हैं। दूसरी चीज़, ये चैनल इसलिए अच्छा है या आपको अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पढ़ाई के बीच में कोई विज्ञापन, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं आता। ऐसा नहीं होगा कि आप न्यूटन्स ला पढ़ रहे हैं और बीच में कोई अपनी कार बेचने आ जाएगा या कोई अपना शैम्पू बेचने आ जाएगा, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपको पढ़ाई पहुंचाने के लिए बनाया गया है। इस चैनल का मकसद प्रॉफिट कमाना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर हम लोग हिंदी मीडियम के हैं तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा पाएंगे कि नहीं, या डॉक्टर्स तो सर इंग्लिश बोलते हैं, मेरी इंग्लिश काफ़ी वीक है। तो देखो बच्चों, अभी आपका मकसद है एक अच्छे कॉलेज में जाना। ये बात आप कहीं नोट करके रख लो कि आपके 12th पास आउट करने के तुरंत बाद से लेकर आपके मरने तक, ये लिखिएगा, अच्छे कॉलेज की अच्छी डिग्री जो है ये हमेशा आपके साथ रहेगी। और वो हमेशा हमारे समाज में, हर जगह नहीं लेकिन इस देश के समाज में वो इम्पोर्टेंट रोल पैदा करती है, वो एक इम्पोर्टेंट जगह रखती है। यही आप 25 साल के हो, आप किसी नॉर्मल कॉलेज से बीएससी किए हो और आप उसी माइंड, उसी आईक्यू लेवल, उतने ही तेज और होनहार हो, और वही कोई है जो आपसे थोड़ा कम आईक्यू का है लेकिन वो आईआईटी में चला गया है या वो किसी एम्स वगैरह से एमबीबीएस किया है ना, तो वो जो डिग्री है वो हमेशा मायने रखेगी और हमारा जो आसपास का समाज है ना वो हमेशा उसको महत्व देगा। तो ये ध्यान रखिए कि 12th के बाद एक अच्छी डिग्री और एक अच्छे कॉलेज की पढ़ाई आपके साथ हमेशा रहेगी, और उसके लिए जरूरी है कि हम 11th 12th 11वीं 12वीं के लेवल पे सही शिक्षा लेके और सही कॉलेज में चले जाएं। अब ये जो सही शिक्षा है ना, इसके लिए इंग्लिश का आना यहाँ पे जरूरी नहीं है। अभी हमारा मकसद क्या होना चाहिए? सिर्फ अच्छे कॉलेज में जाना। और उसके लिए क्या चाहिए? अच्छी रैंक। उसके लिए इंग्लिश नहीं चाहिए। जेईई का पेपर 13 भाषाओं में इस बार छप के आने वाला है, राइट। तो हमारा मकसद एक अच्छी रैंक लाना है। अच्छी रैंक के लिए क्या चाहिए? उच्च लेवल की शिक्षा चाहिए, गुणवत्तापूर्ण अध्ययन जिसको हिंदी में कहते हैं वो हमें चाहिए, और सही अध्ययन सामग्री चाहिए। अच्छी मटेरियल हो एजुकेशन का, तो वो सही अध्ययन सामग्री प्लस उच्च लेवल का एजुकेशन, ये दोनों तो मैं आपको प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ। आपको तो सिर्फ मन लगा के पढ़ाई करना है, वो आप करिए, और नो डाउट आप एक अच्छे कॉलेज में जाएंगे, जरूर जाएंगे। मैं पिछले 13 साल से लगा हूँ। ये था कि हाँ, इंटरनेट इतना आसान नहीं था, इतना इजली नहीं था, तो आप तक ये मैं अपनी शिक्षा को नहीं पहुंचा पा रहा था। जो लोग मेरे तक आ पाते थे उन्हीं को मैंने आईआईटी में या एम्स में या बीएचयू आईएमएस में पहुंचाया है, लेकिन अब तो हर कोई पढ़ सकता है। तो मैं चाहता हूं कि आप अगर 11वीं क्लास में हैं तो 11वीं क्लास से ही आप सही शिक्षा लीजिए, और अगर आप 12th पास या 12th का बोर्ड दे चुके हैं तो भी आप सही शिक्षा लेके अपनी तैयारी और अपनी जो भी आपका एम्बिशन है, चाहे वो बी फार्मा निकालना हो, चाहे बीएचयू बीएससी हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे एम्स हो। फर्क क्या आएगा? क्वेश्चन का लेवल, लेकिन कॉमन चीजें क्या है? कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो नहीं बदलते। क्वेश्चन के लेवल अलग अलग होंगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो तो सबके लिए सेम होगा। ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, अभी आप लोग पढ़ोगे, इस ग्राफ को समझे बिना आप इस चैप्टर को समझ नहीं सकते हो, जबकि ये बिना ग्राफ पढ़ाए आपको आधी जगह फार्मूले रटा दिए जाते हैं। तो हमें फार्मूलों को रटना नहीं है, हमें क्या करना है? समझना है। हम यहाँ पे पढ़ते हैं पढ़ाई को या फिजिक्स को दिल से समझने के लिए, ठीक है ना। तो अब हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा थर्मल एक्सपेंशन। अच्छा और छोटा सा टॉपिक, कोई वेक्टर वगैरह नहीं, लेकिन क्वेश्चन आता है। 3 या 4 फार्मूले हैं, तो चलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं प्रसार के बारे में। किसी भी चीज के प्रसार का मतलब क्या है? उसका फैलाव।
जैसे अभी के टाइम पे अगर आप ये वीडियो देखोगे, हो सकता है बाद में देखोगे तो आपके लिए ये इतिहास होगा, लेकिन अभी के लिए अगर देखोगे तो अभी कोरोना जो डिजीज फैली है उसका क्या हो रहा, प्रसार हो रहा है। तो फैलाव जो होता है उसी को हम प्रसार कहते हैं। लेकिन हमें कौन सा प्रसार पढ़ना है, ऊष्मीय प्रसार। तो ये जो फैलाव होता है ना, ये दो तरह से हो सकता है। पहला, यहाँ मान लो एक टेबल होता, उस पर मैं कुछ बाहर से ला के रख दूं, जैसे मैं पानी ला के एक बाल्टी गिरा दूं, तो मैं कुछ बाहर से लाया और जो मैं ला के रखा वो फैलना शुरू हुआ, ठीक है। दूसरा, मैं कुछ लाऊं नहीं, यहाँ जो चीज पहले से पड़ी हुई है वही फैलनी शुरू हो। तो ये सोचिए कि अगर मेरे पास कोई चीज पहले से रखी थी और ये रखी हुई चीज ही फैल रही है, तो इस फैलाव के दौरान इसके जो अणुओं की संख्या है, क्योंकि मैंने बाहर से कोई पदार्थ इसमें नहीं लाके मिलाया है, तो इसके अणुओं की जो संख्या है वो तो समान रही ना। और अगर अणुओं की संख्या वही रही तो आखिर कौन सी चीज है जो इसको फैला रही, क्योंकि हम बीच में और लोगों को तो नहीं लाए हैं और अणु या परमाणु तो नहीं लाए हैं। वो पहले 100 थे तो अभी भी 100 है, लेकिन अब वो 100 होने के बाद अब वो फैल के ज्यादा हो गए। तो ये ज्यादा क्यों हो रहे होंगे, इसको अगर हम एटॉमिक लेवल पे जाके सोचें तो हमें यही पता चला कि कुछ अगर ऐसा किया जाए जिससे अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी, तो प्रत्येक 2 अणु अपने बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो उस दिशा में वो फैल जाएंगे, जो क्या है, प्रसार है। इसको आप लोग 11th क्लास में एक बार पढ़ चुके हो, प्रतिबल लगाने पे विकृति, याद आता है, यंग का प्रत्यास्थता। उसमें क्या होता था, रॉड को एक जगह अगर हम फिक्स करके और एक साइड में बल लगाते थे तो इसका एक रेखीय या एक दिशा में लंबाई बढ़ती थी, याद है। वो भी क्या था, उसकी लंबाई का प्रसार था। तो क्या होता था, हम बल लगाए, अणुओं के बीच की दूरी बढ़ने लगी तो इसकी लंबाई बढ़ गई। लेकिन ये लंबाई किस वजह से बढ़ती थी, प्रतिबल लगाने की वजह से, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस लगाने पे इसमें जो चेंज आता था उसको हम कहते हैं स्ट्रेन। तो वो हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन प्रतिबल लगाने पे विकृति के रूप में एक रेखीय फैलाव होता था, ये आप पढ़े हो। फिलहाल हमें बल लगा के ये फैलाव नहीं करना, हमें कौन सा फैलाव चाहिए, ऊष्मीय। तो ऊष्मीय प्रसार का मतलब क्या है कि हम ऊष्मा देंगे जिसकी वजह से उसमें प्रसार होगा। ऊष्मा को देंगे, उसमें प्रसार होगा, यानी उसके आकार में, उसके साइज में जो है वो चेंज आएगा, ठीक है। किसकी वजह से, ऊष्मा की वजह से। तो इसको हम कहेंगे थर्मल एक्सपेंशन। आप इंग्लिश भी लिखते चलिए, 11th क्लास में हो तो भी और 12th अगर बोर्ड दे दिए हो तो भी, कि धीरे धीरे, मैं आपको इंग्लिश रटवाऊंगा नहीं, हम धीरे धीरे इंग्लिश की चीजों को भी जानते रहेंगे। हमारा पहला मकसद होगा चीजों को समझना और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करना। साथ में इंग्लिश भी आ रही है तो आती रहे, हमें क्या दिक्कत, ठीक है। अब कोई भी चीज अगर होती है तो उसमें ये दोनों चीजें हमेशा रहेंगी, वो क्या है और क्यों है। लेकिन अच्छे कंपटीशन के क्वेश्चन में हम ये भी लेके चलेंगे कि वो कब तक है, ठीक है, क्या है, क्यों है और कब तक होगा कोई भी चीज। जैसे प्रतिबल लगाए तो प्रतिबल क्या था, प्रतिबल की वजह से विकृति क्यों आती है और ये कब तक आएगी, यानी जब तक बल लगाएंगे तो आएगी, बल हटा देंगे नहीं आएगी। तो यही चीजें हमें पढ़नी होती हैं और इसके बेसिक एप्लीकेशन देखने होते हैं। ये ऊष्मीय प्रसार का एप्लीकेशन हमारे लिए क्या क्या है, पटरियों के बीच में जगह छोड़ना। 2 पटरियां जो रेल की होती हैं उनके बीच में आप देखोगे तो थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है। 2 खंभों पे अगर हम तार को लगाए हैं तो ये तार बिल्कुल टाइट नहीं किए जाते, ये बिजली के तार थोड़े से झूलते हुए रहते हैं, आप लोगों ने देखा है। तो ये जो चीजें हैं इनका जो कारण है वो क्या है, ऊष्मीय प्रसार है, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को आज हमें पढ़ना है। लेकिन ऊष्मीय प्रसार भले हमें बड़े लेवल पे दिखाई देता है कि बड़े लेवल पे चीजों का जो साइज हुआ वो बढ़ गया। शहर होते हैं जहां बर्फ गिरती है, वहां ये सुने होंगे कि बर्फ के जमने की वजह से पानी के पाइप फट गए। तो ये सारी चीजें, ठंडे होने से पानी के पाइप का फट जाना, गर्मी में इन तारों का ज्यादा झूल जाना, जाड़े में टाइट हो जाना, रेल की पटरियों के बीच में जगह का छोड़ना, इन सब की वजह क्या है, ऊष्मीय प्रसार।
कोई भी चीज उष्मा या ताप की वजह से हो रही, उसके आकार या रूप में परिवर्तन आ रहा, तो वो सब इसी के कारण होगा। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि ये जो बड़े लेवल पे हमें दिखाई दे रहा, इसकी मेन वजह क्या है। तो देखो, चीजें हमें बड़े लेवल पे भले ही दिखाई देने लगे, लेकिन उसका जो मेन रीजन है ना, वो बहुत ही छोटे लेवल से शुरू होता है। तो वैसे ही ऊष्मीय प्रसार को समझने के लिए भी हमें दो अणुओं के बीच के दूरी के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। और ये समझ लोगे, उसके बाद ये चैप्टर बिल्कुल इजी हो जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ, ये तो मैं देख रहा हूँ उसके अंदर घुस के, कि वाकई वहां हो क्या रहा है। मुझे बस ये नहीं दिख रहा कि यह तार झूल रहा, मुझे पता है कि इस तार के दो अणुओं के बीच में क्या हो रहा। और जब वो जान जाओगे तो आपके लिए चैप्टर इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए, हर ठोस के या द्रव के या इवन गैस में तो अणु घूमते रहते हैं। पहले हम ठोस से ही शुरुआत करते हैं। हर ठोस के जो दो अणु होते हैं वो आपस में एक दूसरे पे बल लगाते हैं, जिसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये जो बल होता है अणुओं के बीच का आंतरिक बल, इस बल की वजह से जो अणु होते हैं ये एक दूसरे से जुड़े तो होते हैं, लेकिन ये इस तरह से जुड़े होते हैं कि अगर इनको दूर ले जाओगे तो अंदर बल लगेगा, और अगर पास दबाओगे तो दूर जाएंगे। यानी निश्चित दूरी पे ये पड़े रहना चाहते हैं। दूर ले जाओगे तो अंदर आना चाहेंगे, ज्यादा दबाओगे तो दूर जाना चाहेंगे। इसलिए मैंने इसको स्प्रिंग की तरह बना लिया है। ये स्प्रिंग लगी नहीं है अणुओं के बीच में, उसको स्प्रिंग की तरह आप सोच सकते हो। इतने पे पड़े हैं, दूर ले जाना चाहोगे अंदर बल लगेगा, ज्यादा पास ले जाओगे दूर लगेगा। तो दोनों अणु एक निश्चित दूरी पे रहना चाहेंगे। इस दूरी को मैं मान लेता हूं R0। तो जब कम ताप पे, काफी कम ताप पे ये अणु रहते हैं ना, तो ये बहुत हल्का कंपन करते हुए अपनी इस R0 दूरी पे रहते हुए पड़े रहते हैं। लेकिन जब हम ताप को बढ़ाते हैं, तो ताप बढ़ाओगे यानी ऊष्मा दोगे, ऊष्मा दोगे, इनकी अपनी जो ऊर्जा है, हर अणु की ऊर्जा वो बढ़ेगी। अब जब अणुओं की ये ऊर्जा बढ़ने लगती है तो ये अपनी जगह जो शांति से पड़े थे, अब शांति से नहीं पड़े रहेंगे, ये आगे पीछे कंपन करना शुरू करते हैं। तो पहले आप ये डायग्राम बना लेना, ये वाला, कि ये दो अणु हैं ए और बी, ये कितने दूरी पे पड़े हैं, R0 दूरी पे और पड़े हुए थे। लेकिन जब हमने ताप दिया तो ताप के देने से इनकी ऊर्जा क्या हुई, बढ़ी, और ऊर्जा के बढ़ने पे ये क्या करने लगे, कंपन। तो कंपन करते हुए ये दूर भी जाते हैं, पास भी आते हैं। तो अब ये एक निश्चित जगह पे नहीं है, ये ऐसे कंपन कर रहा। तो अब मैं कभी आपसे पूछूं कि बताओ बी अणु कहाँ है, तो क्या बी एक जगह पे है? अब तो एक जगह पे नहीं है। तो मान लो मैं कहूं कि ये कोई बी है, ये यहां से यहां के बीच लगातार घूम रहा, बताओ इसको एक जगह लेना है तो कहाँ लें? तो आप क्या कहोगे कि यहां ले लें? तो कोई कहेगा यहां ले लें, तो ऐसा तो नहीं करेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि चलो यहां से यहां तक घूम रहा है तो इसको बीच में मान लो। अगर एक जगह मानना है तो उसको कहाँ मान लो, उस पूरे रास्ते के बीच में। यही तो कहोगे ना। तो यही चीज हमें यहाँ पे समझनी है कि जब हम एक अणु को मूल बिंदु पे रख के ए को और बी को इसके पास लाते हैं, बस दो ही अणु हम लिए हैं, और ए को यहाँ रख के बी को जब इसके हम पास लाते हैं, तो ये देखा गया कि जो पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं, स्थितिज ना, जो स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ होता है वो इसी तरह का होता है। किसका? ये बी जो है ये इधर आ रहा और ए यहाँ था। तो आप लोग ये ग्राफ जो है वो केमिस्ट्री में पढ़ते हो, पदार्थ में। हम यहाँ फिजिक्स में बस इस ग्राफ को बनाए हैं आपको कुछ समझाने के लिए। तो ये ग्राफ आप बना लो कि दो अणुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ ऐसे ही होता है। तो सबसे कम ऊर्जा में ए और बी रहना चाहेंगे, इसलिए बिल्कुल कम ऊर्जा दोगे तो बी इस वाले ऊर्जा के करेस्पॉन्डिंग रहना चाहेगा, रहेगा इसी लाइन पे लेकिन इस ऊर्जा के सापेक्ष। तो जब यहाँ रहेगा तो ये जो इनके बीच की न्यूनतम दूरी है ना, वही हमारी दूरी है R0, जब ये कम से कम ऊर्जा पे पड़े हुए थे। तो इस ऊर्जा के सापेक्ष मान लीजिए कि यहाँ A है, यहाँ B, और ये दूरी क्या है, R0। ये डायग्राम आप बना लेना एक बार पॉज करके, ठीक है। अब जब मैं इसको ऊर्जा दिया
तो ए और बी दोनों कंपन करने लगे, यानी इनकी ऊर्जा बढ़ी। अब जब ऊर्जा बढ़ेगी तो ऊपर जाएगा, तो मान लो इसके सापेक्ष ऊर्जा जो थी वो -30 जूल थी। मैंने कुछ ऊष्मा दी, बी की ऊर्जा बढ़ी। जब ऊर्जा बढ़ी, जब ये ऊपर जाता है तो ऊपर जाने पे इस पे पोटेंशियल एनर्जी के दो जगहें इसको मिलती हैं। अब ये क्या है कि एक जगह नहीं रहेगा, यहां से यहां के बीच में ये कंपन करेगा, और इसको ऊर्जा दोगे और ऊपर बढ़ के कंपन करेगा। तो न्यूनतम ऊर्जा में एक जगह पड़ा था, उसके ऊपर ये क्या करने लगा, कंपन। तो ये जो ग्राफ बनाए होगे, इस ग्राफ में एक चीज ध्यान देना कि ये जो ग्राफ जो है ना, ये अनसिमेट्रिकल है, असमान। समान ग्राफ या सिमेट्रिकल उसको बोलते हैं जो अपने एक्सिस के दोनों तरफ एक जैसा लगे, ठीक है। असमान यानी इसके इधर का रूप और दूसरे तरफ का रूप एक जैसा नहीं है, तो ये ग्राफ को क्या कहलाएगा, अनसिमेट्रिकल। ये लिखिएगा असमान ग्राफ। तो अब आप ध्यान देना, अगर ग्राफ हूबहू ऐसा नहीं बनाए हो तो वापस काट के बनाओ। क्या ध्यान रखना है, पहले वाई एक्सिस के समानांतर एक लाइन खींचो और ये देखना कि इधर वाली लाइन तेजी से ऊपर जाएगी, इधर वाली लाइन थोड़ा झुकते हुए जाएगी, ऐसे। यानी इधर के हिस्से जो हैं ये लगभग वैसा रहते हुए कम दूरी के साथ ऊपर जाएंगे, ये ज्यादा दूरी के साथ उधर जाएगा, और ऐसा ही बनाना है क्योंकि यही होता है, ठीक है। तो जब भी हम स्थितिज ऊर्जा का ऐसा ग्राफ बनाते हैं तो ये देखने को मिला कि अगर बी यहाँ से यहाँ के बीच में कंपन कर रहा और मैं आपसे कहूँ कि बी को किसी एक जगह पे बताओ कहाँ माने, तो आप कह दोगे कि सर इनके बीच में मान लीजिए, और ऊपर गया। ऊपर कब जाएगा, जब हम इसको ऊष्मा देंगे इसकी ऊर्जा बढ़ेगी। तो यहाँ गया तो आप कहोगे सर यहाँ मान लीजिए, और ऊर्जा दिए, यहाँ से यहाँ के बीच कंपन करने लगा, आप कहोगे सर यहाँ मान लीजिए। तो एक चीज ध्यान दो कि जब ये न्यूनतम ऊर्जा में था तो इनके बीच की जो दूरी थी, और ऊर्जा बढ़ाने पे अब तुम जहां इसको मान रहे हो, क्या ये दूरियां बराबर हैं, क्या ये दूरी बढ़ने नहीं लगी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दूरी क्यों बढ़ने लगी, तो आप कहोगे कि सर ये जो ग्राफ है ना, यही सही नहीं है, इसी ने बदमाशी की है। तो इसने बदमाशी तो की है, लेकिन ये बदमाशी हर पदार्थ में है, और यही मेन कारण है किसका, ऊष्मीय प्रसार का। तो इसको हम लोग फिजिक्स की भाषा में कैसे कहेंगे कि स्थितिज ऊर्जा के ग्राफ का असमान होना, अनसिमेट्रिकल होना ही कारण है किसका, ऊष्मीय प्रसार का। और ये अनसिमेट्रिकल होने में किधर ज्यादा फैला था, दाहिनी तरफ। इसकी वजह से दूरी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। अब इस पे अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाना होगा तो वो क्या बता देंगे। अभी तक मैंने आपको कोई फार्मूला नहीं बताया जो आप एनसीईआरटी में या कुमार मित्तल या अपनी बुक में पढ़ते हो, या इवन एचसी वर्मा में पढ़ोगे, या किसी भी बुक में पढ़ोगे, मैं कोई फार्मूला नहीं बताया हूं। लेकिन इसी पे अगर वो क्वेश्चन दे दें और वो आपसे कह दें कि मैंने एक ऐसा पदार्थ बनाया है जिसका ग्राफ पूरी तरह से सिमेट्रिकल है, ये हरी वाली लाइन आप देखो और इधर लाल वाली, अगर ये ग्राफ पूरी तरह से सिमेट्रिकल होता तो ऊर्जा के बढ़ने पे भी ये जितना दाईं ओर जाता उतना ही बाईं ओर, तो इनका कॉमन मानना होता तो कहाँ मानते, बीच में। और ऊपर बढ़ाते तो भी दाएं बाएं कंपन तो ज्यादा करता, कम एनर्जी, रुका है एनर्जी बढ़ाए थोड़ा कंपन, और एनर्जी बढ़ाए और कंपन, और एनर्जी बढ़ाए और कंपन, और एनर्जी बढ़ाए और कंपन, तो कंपन तो बढ़ा। लेकिन अगर ये सिमेट्रिकल होता तो मैं पूछता कहाँ एक जगह माना जाए, तो सर बीच में, कहाँ माने, सर बीच में, कहाँ माने, सर बीच में। तो उस समय इनके बीच की दूरी क्या रह जाती, सेम, यानी कोई एक्सपेंशन नहीं होता, कोई प्रसार नहीं होता। तो आज के बाद आपसे कोई पूछेगा कि बच्चे ऊष्मीय प्रसार का मेन कारण क्या है, तो हम क्या कहेंगे, इसको कॉपी में लिखिए। ऊष्मीय प्रसार का मुख्य कारण किसी पदार्थ के अणुओं के बीच की स्थितिज ऊर्जा का
असमान या अनसिमेट्रिकल होना है। असमान या अनसिमेट्रिकल होना है। तो नीचे लिख लेना दूसरे ग्राफ में सिमेट्री बनाते हुए कि यदि ग्राफ सिमेट्रिकल हो तो कोई उसमें प्रसार नहीं होगा। अब देखो, अगर जेई लेवल पे या कि नीट लेवल पे उन्हें अच्छा क्वेश्चन देना होगा ना, तो ये क्वेश्चन अभी बचा हुआ क्वेश्चन है, इस पे उन्होंने दिया नहीं है। और वो आजकल जानबूझ के एनटीए वाले ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिससे ये पता चल सके कि आप बस फार्मूला रट के आए हो या आपको वास्तव में उसका मेन कॉन्सेप्ट पता है। तो देखो, ये ध्यान देना, मैं अगर ऐसा ग्राफ दे के आपसे पूछूं कि ताप बढ़ाने पे क्या होगा, तो आप जरा सोचो इसमें क्या होना चाहिए। उसको तो बना चुके हो, देख चुके हो, उसे मैं मिटा दे रहा हूं। आप इसके बारे में सोच के हमें बताओ कि क्या होना चाहिए। सोच लिया आप लोग? तो पहला हमने देखा कि जो मैक्सिमम 99% से भी ज्यादा कह सकते हो हमारे आसपास वस्तुएं हैं, उनकी स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ असमान है और वो दाहिनी तरफ ज्यादा झुका है, इसलिए ताप बढ़ाने पर प्रसार होता है, अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है। ठीक है। अगर ग्राफ सिमेट्रिकल होता बिल्कुल, तो अणुओं के बीच की दूरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ग्राफ ऐसा दे दिया जाए तो ऐसे ग्राफ में जब ताप न्यूनतम रखे हो तो R0 दूरी पे दो अणु ऐसे पड़े होंगे। अगर ताप बढ़ाओगे तो जो अणु होगा वो यहां से यहां तक, मैं एक ही को बता रहा, लेकिन ऐसे दूसरा वाला अणु भी करेगा। ठीक है, ये एक के सापेक्ष दूसरे का है। ऐसे क्या होगा, ऐसा नहीं होता कि ए अपनी जगह पे रुका है, बी कंपन कर रहा है, ए भी कंपन करेगा, बी भी करेगा। तो जब ये ऊर्जा बढ़ी, ये यहां से यहां के बीच कंपन करने लगा, तो अब इसका बीच कहां पड़ता, बाईं ओर। तो पहले के सापेक्ष में अब की जो दूरी है वो बढ़ी या कम हुई, बताइए। अब दूरी क्या हुई, कम, और ऊर्जा बढ़ाए, इसका बीच यहाँ कहीं मानोगे, इनके बीच की दूरी और क्या हुई, कम। तो यहाँ पे ये जो है ये फैलाव हो रहा कि कम हो रहा। जब ताप बढ़ाए, ऊर्जा दिए, इसकी ऊर्जा बढ़ी, तो ऊर्जा बढ़ने पे बीच की दूरी कम हुई। तो ऐसा वास्तव में बहुत होता नहीं है, लेकिन सवाल में तो वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए यह ध्यान रखना कि ऐसा ग्राफ अगर होगा तो ताप बढ़ाने पे दूरी घटेगी। नॉर्मल केस में जो ग्राफ था वो दाईं ओर ज्यादा झुका था, इसलिए ताप बढ़ाने पर अणुओं के बीच, और ये लिखिएगा, ऊष्मा दे के ताप बढ़ाने पर असमान स्थितिज ऊर्जा के कारण दो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है, और प्रत्येक दो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है। प्रत्येक दो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है। अब मैं आपको दे रहा पहला सवाल, क्योंकि सवाल हर कॉन्सेप्ट में बनते हैं, सवाल आपके दिमाग में भी हमेशा बनने चाहिए। ठीक है। ये हमें एक लोहे की शीट दी गई है, ये पूरी शीट है, जिसमें ये जो हिस्सा है ये खाली है, ये काट के निकाला जा चुका है। शीट बस इतनी ही है, इसको लिख लीजिएगा शीट। इंग्लिश में लिखा करो या हिंदी में, यहाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप समझ जाओ कि लोहे की जैसे बक्सा बनता है ना, या अलमारी बनती है गोल वगैरह वाली, वैसे ही लोहे की एक शीट है। अभी सीधी प्लेन शीट है, ये हिस्सा काट के निकाल दिए हैं। सवाल ये है कि यदि ताप बढ़ाया जाए, टेम्परेचर, ये मेरा ढ है, यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाए, हिंदी धीरे धीरे लिख पा रहे हैं आप, तो अपने लिए सही लिख सकते हो ना, आप सही लिखते रहिए। यदि ताप बढ़ाया जाए तो इस खाली जगह का क्या होगा। पहला, इसका आकार बढ़ेगा, बी घटेगा, सी वही रहेगा, डी नन ऑफ एबव। ये भी एक ऑप्शन होता है कहीं कहीं कि ऊपर जो दिया उसमें से कुछ नहीं होगा, और आधे लोग तो इसी पे चले जाएंगे। क्यों नन ऑफ एबव सर, हमें नहीं पता।
तो ऐसा तो होगा नहीं यार, तीनों में से कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, या तो बढ़ेगा या घटेगा या वही रहेगा। ऐसे में इसका कोई मतलब है क्या? तो आप सोचो और सोच के हमें बताओ पॉज करके, क्योंकि देखो यहीं से शुरुआत होती है थिंकिंग की। मैं चाहता हूं ना आप सही क्वेश्चंस को सही तरीके से सोचना शुरू कर दो। नॉलेज होने के बाद भी बहुत लोग अच्छे क्वेश्चन को इसलिए अटेम्प्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो सही डायरेक्शन में सोच नहीं पाते। आपने कई बच्चों से ये सुना होगा कि सर आप जो कराते हैं वो तो हो जाता है, जब हम खुद से करने बैठते हैं तो नहीं होता। तो वो क्यों नहीं होता? क्योंकि आप मेरे साथ तो बस चल देते हो, अपने दिमाग को बस मेरे साथ जोड़ लिए हो, खुद से आगे कैसे बढ़ा जाए ये उसको आदत नहीं पड़ने दे रहे। तो वो आप पढ़ने दीजिए अपने ब्रेन को। जब मैं क्वेश्चन दूं बिल्कुल पॉज करके थोड़ी देर खुद से सवाल को जरूर सोचिए, क्योंकि मेरे सवाल जो शुरुआत में रहेंगे ना ये आपकी थिंकिंग डेवलप करने के लिए है। चलो चलते हैं। काफी बच्चों का आया होगा कि ये तो बढ़ जाएगा, फैल रहा है शीट तो इसका आकार घट जाएगा, लेकिन ये गलत है। वही रहेगा ये तो हो ही नहीं सकता, नन ऑफ एबव भी नहीं हो सकता। क्या आंसर है? बढ़ेगा। अब कुछ बच्चे गुस्सा रहे होंगे कि पता नहीं क्या क्या सर पढ़ा रहे हैं, तो इसको समझो आप क्यों बढ़ेगा। ये शीट जब फैलेगी ना तो ऐसा मत सोचो कि ये पानी है कि हर तरफ फैलना है, बाहर भी फैलना, अंदर ही फैलना, मैं हर जगह कब्जा कर लूं, वो नहीं है। बेसिक रीजन पे जाओ। ऊष्मीय प्रसार का मेन रीजन क्या है? अणुओं के बीच की दूरी। जो लोग ये सोच रहे होंगे कि ये शीट अंदर फैल जाएगी और इसका आकार कम हो जाएगा, वो लोग जरा ये सोचो कि अगर इसके आकार में कमी आ जाती तो ये अंदर भले खाली है, लेकिन इसके बॉर्डर पे बिल्कुल जहां शीट है उसके बॉर्डर पे शीट के अणु हैं कि नहीं? यहाँ अणु है ना। अब ये बताओ, अगर आप सोच रहे थे कि इसका आकार कम हो जाए, यानी शीट अगर अंदर की तरफ चली जाए तो अंदर की तरफ जाएगी, तो इनके दो अणुओं के बीच की दूरी, क्योंकि अब वो अंदर जा रहे हैं, तो इनके बॉर्डर वाले दो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती या कम होती? ये अगर अंदर घुसाओगे, ये आकार अगर कम होगा, सोचोगे कि शीट अंदर फैलेगी, तो अंदर फैलेगी तो इस बॉर्डर के किनारे के जो अणु हैं वो तो पास पास आ गए, राइट। और आप क्या पढ़े हो कि प्रत्येक दो अणु के बीच की दूरी बढ़ती है। ये तो मैंने सवाल पूछा था ना, जो एक्चुअल में होता है उसमें तो ग्राफ ये होता है, और इसमें ताप बढ़ाने पे उनके बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ती है। तो अगर हर दो अणु के बीच की दूरी बढ़ानी है तो क्या ये शीट अंदर जाएगी? ये जो खाली जगह है ना, ये भी अपने को बाहर की तरफ ही फैलाएगा, और इसके बाहर फैलाने से क्या होगा कि जो बॉर्डर वाले दो अणु हैं इनके बीच की दूरियां भी बढ़ जाएंगी। अब जो आकार है अगर वो ऐसा हो गया तो जो अणु पहले पास पास थे अब वो अणु भी क्या हो गए? दूर दूर हो गए। और ये जो बाहर है ये तो बाहर फैलेगा ही। तो इसको एक लाइन में आप ऐसे समझ सकते हो कि ताप बढ़ाने पे जो ऊष्मीय प्रसार होता है उससे हर चीज का आकार किधर की तरफ फैलता है? बाहर की तरफ। जो ये बॉर्डर की लंबाई है ये भी बाहर फैली, जो इसके अंदर की त्रिज्या थी वो भी बाहर फैली, जो इसकी परिधि थी वो भी बाहर फैली। पहले की तुलना में वो भी कहाँ फैली? बाहर। यानी फैलाव बाहर की तरफ होता है, हर तरफ नहीं। ये नहीं कि वो अंदर की तरफ भी उसको दबा के और कम कर देगा। हर फैलाव किधर होगा? बाहर होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसको आप ऐसे याद रखना कि अगर ताप बढ़ाया जाए और ऊष्मीय प्रसार होना है तो वो हमेशा बाहर की तरफ होगा, अंदर की तरफ नहीं होगा। ठीक है, ये जो मैंने शीट में एक खाली जगह दी, यही आपको अगर मैं कोई घन दे दूं, क्यूब या गोला दे दूं, स्फेयर, तो उसमें जो खाली जगह होती है ना उसको हम कहते हैं कैविटी, खाली स्थान। किसी घन के अंदर, ये घन पूरा भरा हुआ था, अंदर खाली स्थान था। जैसे आप लोग डॉक्टर के यहाँ गए हो गया, घरों पे पेपर वेट देखे हो ना, जो पेपर वगैरह को उड़ने से बचाने के लिए शीशे का एक वेट रखते हैं, उसमें देखे होगे तो अंदर हवा के बुलबुले जैसे दिखते हैं, वो खाली जगह है।
तो वैसे ही खाली जगह अगर किसी घन में है या किसी गोले के अंदर है और मैं कहूं कि मैं ताप बढ़ा रहा हूं, बताओ उस खाली जगह का क्या होगा। तो आज के बाद आप इस सवाल का उत्तर दे दोगे ना कि जब ताप बढ़ाएंगे तो इस गोले की त्रिज्या भी बढ़ेगी, गोले का पूरा आकार भी बढ़ेगा, यहाँ तक कि वो खाली जगह का भी आकार बढ़ेगा, क्योंकि ऊष्मीय प्रसार में दो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है, इसलिए हर चीज का आकार बढ़ेगा। ठीक है, अंदर नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? बाहर। इतना क्लियर हुआ? तो हम लोग अणु के लेवल पे तो ऊष्मीय प्रसार को समझ गए, लेकिन अगर इसे बड़े लेवल पे समझना हो, यानी किसी रॉड के लिए या किसी गोले के लिए, तो ये देखा गया कि ये ऊष्मीय प्रसार तो हर तरफ हो रहा। अब हर तरफ हो रहा तो इसको समझाने के लिए हम तीन रूप ले सकते हैं। पहले को हम कहेंगे रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार उनके लिए लेंगे जो कि एक विमीय यानी एक ही दिशा में होती हैं। रेखीय प्रसार, इसको हम कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन में क्या होगा कि हमें एक रॉड दी गई है, इस रॉड की लंबाई थी L0 और टेम्परेचर था T0। जब हमने टेम्परेचर को डेल्टा T से बढ़ाया तो हर दो अणु के बीच की दूरी बढ़ी, उसकी वजह से रॉड की पूरी लंबाई बढ़ी। तो लंबाई में जो बढ़ाव या आया, जिसको हम इंक्रीमेंट कहते हैं, सुने होंगे ना, सैलरी में इतने का इंक्रीमेंट हुआ है, वही। तो जो इंक्रीज आया, जो चेंज आया, वो हमने क्या माना? डेल्टा एल। तो ये देखा गया कि अलग अलग वस्तुओं की रॉड ली जाए, लोहे की ली जाए, स्टील की ली जाए, एल्यूमिनियम की ली जाए, सबकी रॉड शुरू में एक लंबाई L0 की ली जाए किसी ताप पे, सबके ताप को बढ़ाया जाए, तो सबके लंबाई में जो वृद्धि है वो हो तो रहा है थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, रेखीय प्रसार या ऊष्मीय प्रसार जो भी कह लो, लेकिन जो लंबाई में वृद्धि है वो अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग है। किसी की कम है, किसी की ज्यादा है, सबकी एक जैसी नहीं है। इसलिए एक टर्म निकाला गया जिसको कहा गया रेखीय प्रसार गुणांक। पहले आप ये हेडिंग लिख लेना, रेखीय प्रसार, लीनियर एक्सपेंशन। उसमें ये डायग्राम बनाओ और डायग्राम बना के यहाँ के लिए लिखना, मैं इसी में लिख ले रहा हूं। यहाँ आपको क्या लिखना है? रेखीय प्रसार, यानी यही चीज, गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक। ये गुणांक निकालने में ये देखा गया कि अलग अलग वस्तुओं की लंबाई में कितनी वृद्धि हो रही कितने ताप को बढ़ाने पे। तो ये देखा गया ना कि ये जो लंबाई में वृद्धि है ये दो चीजों पे निर्भर कर रही। पहला, ताप कितना बढ़ाए हो, और दूसरा कि उसकी पहले से लंबाई क्या है। जैसे मैं इस रॉड की लंबाई बढ़ाऊं और यहीं पे मैं एक छोटी रॉड लूं और उसकी लंबाई में जो वृद्धि हो, तो इन दोनों रॉड की लंबाई में जो वृद्धि हुई होगी, डेल्टा एल डैश ले लूं, ये लंबाई में वृद्धि क्या समान होगी? तो आप भी कहोगे हंस के कि सर कैसे बराबर होगी, ये ज्यादा बड़ा है तो ये ज्यादा फैलेगा, वो छोटा है वो कम फैलेगा। दोनों फैलेंगे टेम्परेचर बढ़ाने पे, लेकिन जिसकी लंबाई ज्यादा वो ज्यादा बढ़ा, जिसकी लंबाई कम वो कम बढ़ा। तो बढ़ना यानी ये फैलाव, कौन सा फैलाव? रेखीय फैलाव। किस पे निर्भर किया? पहला, कितना ताप बढ़ाए, क्योंकि जितना ताप बढ़ाओगे उतनी अणुओं की ऊर्जा बढ़ेगी, अणुओं की ऊर्जा बढ़ेगी तो उतनी उनके बीच की दूरी बढ़ेगी, दो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी तो हर दो अणु के बीच की दूरी के बढ़ने से पूरी लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई होती तो पूरी चौड़ाई भी बढ़ेगी, राइट। तो यहाँ पे एक तो जितना ताप बढ़ाए उतने से ये बढ़ा, दूसरा पहले से कितनी लंबाई थी उस पर भी डिपेंड करने लगा। तो हम लोग लंबाई के वास्तविक प्रसार को न लेके सापेक्षिक लिए, और सापेक्षिक प्रसार यहां मैं लिख दे रहा, सापेक्षिक प्रसार
इसको हम कहते हैं रिलेटिव चेंज या फ्रैक्शनल चेंज। लिख लेना, रिलेटिव चेंज या फ्रैक्शनल। ज्यादा अच्छा वर्ड फ्रैक्शनल होता है, फ्रैक्शनल चेंज। तो फ्रैक्शनल चेंज निकालने में हम करते क्या है कि जितना बढ़ा था उसमें प्रारंभिक लंबाई से भाग दे देते हैं। तो हमारे लिए अब देखना आसान हो जाता है, क्योंकि अब आपको पता होता है कि 100 में अगर 5 बढ़ा है, 20 में 1 बढ़ेगा, 50 में 2.5 बढ़ेगा। तो अब सिर्फ बढ़ाव देखते तब तो लगता कि 5 वाला ज्यादा है, लेकिन ये देखोगे कि किसमें कितना बढ़ा तो लगेगा कि सब तो एक ही जैसे हैं। वही 100 थे तो 5 बढ़ा, 50 थे तो 2.5 बढ़ा। तो हम वास्तविक न देके हम क्या देखेंगे, फ्रैक्शनल चेंज, सापेक्षिक। तो सापेक्षिक बदलाव जो है ये हमने लिया। तो अब जब सापेक्षिक बदलाव ले लिए तो ये सिर्फ किस पे निर्भर किया, टेम्परेचर पे। ध्यान देना, वास्तविक प्रसार किस पे निर्भर करता था, पहले की लंबाई पे और ताप पे। सापेक्षिक प्रसार किस पे निर्भर किया, सिर्फ ताप के चेंज पे। कितना ताप बढ़ाए हो, जितना ताप बढ़ाओगे उतना ये चेंज बढ़ेगा। तो हमने एक टर्म निकाला रेखीय प्रसार गुणांक, और ये कहा क्या गया कि सापेक्षिक चेंज में ताप के चेंज से भाग दे दो। यानी लिख सकते हो कि अल्फा बराबर होता है सापेक्षिक चेंज डिवाइडेड बाई चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, या इसको अगर लिखोगे तो लिख सकते हैं कि डेल्टा एल बटे एल डेल्टा टी। ये है आपका पहला फार्मूला, डेल्टा एल बटे एल डेल्टा टी। इसकी परिभाषा अगर आप 11वीं क्लास में ये पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि देखो अब इसी साल शुरू हुआ है, तो ऐसे तो 12th या जो बोर्ड पास कर लिए हैं, बोर्ड लोग निकाल लिए हैं, नो डाउट आप पास करोगे ही, उनके लिए मैं ये पढ़ा रहा। लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि आप लोग के जो जूनियर्स हैं ना, वो 11वीं क्लास से ही ये सारी चीजें पढ़ें। आपको खुद नहीं लगता कि अगर 11वीं क्लास से ही आपको सही चीजें सही ढंग से मिलती रहेंगी तो आज के टाइम पे आप बोर्ड में जो निकालना था वो तो पढ़ के निकालोगे ही, कंपटीशन के लिए भी कुछ ज्यादा सही तरीके से नॉलेज रहता। तो बोर्ड की जो बेसिक परिभाषा है मैं कोशिश करूंगा कि वो थोड़ा बहुत वो भी बताता चलूं। तो अल्फा की परिभाषा हम 2 तरह से देंगे। पहला ये कहेंगे कि ताप में इकाई परिवर्तन करने पर लंबाई में होने वाला सापेक्षिक बदलाव रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। इससे डेफिनेशन हो गई ऊपर वाले से। नीचे वाले से चलते हैं, क्या कहेंगे। अब नीचे वाले में क्या कहना है ना कि हम इन दोनों को, बेसिक परिभाषा क्या होती है, अगर मैं आपसे कहूं कि C बराबर है A बटे BD, तो हम सबसे आसान परिभाषा क्या बना लेते हैं कि B और D को 1 कर दो तो A का मान ही C के बराबर है। यही तो परिभाषा होती है आधी। तो ऐसे ही यहां देखा जाए तो अगर हम L को यानी पहले की लंबाई को 1 कर दें, ताप के चेंज को 1 कर दें, तो जो लंबाई में वृद्धि है वो किसके बराबर होगी, अल्फा के। तो क्या कहेंगे, लिखिए, किसी एक विमीय वस्तु के इकाई लंबाई में इकाई ताप परिवर्तन होने पर लंबाई में होने वाली वृद्धि। अब इससे ज्यादा हिंदी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आप लोग के लिए, हिंदी के लिए। आप लोग प्लीज कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये सब पहुंचे। लंबाई में होने वाली वृद्धि रेखीय प्रसार गुणांक कहलाएगी। तो ये फार्मूला हमें मिल गया। तो इसी को अगर हम दूसरे रूप में लिखें तो हम कहेंगे कि डेल्टा एल इक्वल होगा किसके, L इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये उसी को दूसरे रूप में लिखा गया है।
अब अगर मैं आपसे कहूं कि डेल्टा एल क्या था, तो डेल्टा एल था लंबाई में वृद्धि। अगर ताप बढ़ाए थे तो बढ़ा था, अगर ताप घटाए होते तो कम हुआ होता। तो लंबाई में अगर वृद्धि है तो मैं कहूं डेल्टा एल क्या होता है, तो देखिए मैं पिछले में भी बताया था, फिजिक्स में किसी भी चीज के डेल्टा का मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान। तो डेल्टा एल को लिख सकते हो एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। इसको एल नॉट लिखे होगे तो एल नॉट लिखना, और एल लिखे होगे तो एल लिखना। जैसे हर जगह मैं शुरू में लंबाई एल नॉट लिया था यहाँ पे, तो चाहो तो एल नॉट लिखे रहो हर जगह। प्रारंभिक लंबाई क्या है, एल नॉट। तो डेल्टा एल को क्या लिख सकते हो, जो एल फाइनल होने वाला है, जो बढ़ के हुआ था, माइनस पहले वाला एल नॉट। और यही लंबाई की वृद्धि किसके बराबर थी, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो अगर ये एल नॉट उधर गया तो हमें क्या मिला, एल फाइनल बराबर एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, या एल नॉट अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा अल्फा डेल्टा टी। ये है आपका तीसरा बक्सा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। पहला वाला नीचे है, दूसरा ऊपर, तीसरा बीच में। इन तीनों को आप नोट कर लो, यही बेस है, यहीं से सारे क्वेश्चन शुरू होंगे। नोट कर लिए? तो अब इनको नोट करके अल्फा के बारे में लिख लीजिएगा कि रेखीय प्रसार गुणांक, हिंदी में, इंग्लिश में हम कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा उस रॉड के पदार्थ पर निर्भर करता है, यानी लोहे का है कि स्टील का है कि एल्युमिनियम का है, पदार्थ पर निर्भर करता है। नीचे, यह लंबाई पर निर्भर नहीं करता, प्रारंभिक लंबाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। और 12th आपके लेवल तक, 12th लेवल तक ये ताप पर भी निर्भर नहीं करता। आगे जाके पढ़ोगे तो ये मत बोलना कि सर तो गड़बड़ पढ़ाए थे। 12th लेवल तक एनसीईआरटी या हमारे यहाँ जो है वो अलग है, और अगर आप केमिकल से इंजीनियरिंग करने चले गए या सिविल या मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करने गए तो आप वहाँ कुछ अलग पढ़ोगे। तो वहाँ वाला वहाँ छोड़ो, अभी वो करो जो 12th लेवल तक है। तो 12th लेवल तक के लिए लिख लो कि अल्फा ताप पर निर्भर नहीं करता। ताप के कम परिवर्तन की ही हम बातें अभी पढ़ रहे, और कम ताप में जो परिवर्तन होता है उसमें अल्फा इस पे निर्भर नहीं करेगा। तो अल्फा कुल मिला के निर्भर किस पे करता है, पदार्थ पे। स्टील के लिए एक बार जो बता दूंगा वो हमेशा के लिए रहेगा, लोहे के लिए जो बता दूंगा वो हमेशा के लिए रहेगा। ठीक है, तो ये नोट करो, और आप इस सवाल का मुझे आंसर बताना कि एक पदार्थ में 2 गोले किए गए हैं। एक शीट है, उसमें 2 गोले किए गए हैं। ये 2 गोले खाली हैं। यहां है ए, यहां है बी, और यहां है सी। सवाल यह है कि अगर मैं ताप घटाऊं, तो ए बी के बीच की दूरी का क्या होगा और बी सी के बीच की दूरी का क्या होगा। ताप घटाने पर ये खाली जगह और यहाँ शीट है, इसमें AB की दूरी का क्या होगा और BC की दूरी का क्या होगा, ये आप जरूर लिखे रहिए, सॉल्व करिए, फिर अगले वाले वीडियो को देखिए। मैं छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहा कि अगर आपके पास कम भी डेटा हो तो भी आप डाउनलोड करके या किसी से डेटा लेके आप आसानी से वीडियोस को देख पाओ। तो पहला वीडियो ये रहेगा, तुरंत जैसे अगला खोलोगे फिर हम इसी के आगे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो इसका आप जवाब सोच के ही अगला वीडियो आप खोलिए। ठीक है।